एक लाइन है जो आपने सोशल मीडिया पर 100 बार पढ़ी होगी। अमेरिका इन्वेंट्स, चाइना मैन्युफैक्चर्स और इंडिया फूड डिलीवर करता है। और सच बताऊं, 10 साल पहले ये लाइन गलत भी नहीं थी। हमारे सबसे बड़े स्टार्टअप्स क्या थे? फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, पेमेंट एप्स। हम दुनिया का बैक ऑफिस थे और हमें इस पर गर्व भी था। लेकिन आज मैं इस लाइन के खिलाफ एविडेंस लेकर आई हूँ। एविडेंस नंबर 1। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आई। इन्वेस्टर क्षितिज वजह। कोई फंडिंग अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं, सिर्फ एक लिस्ट उन कंपनियों की जिनके बारे में 99% भारतीयों ने कभी सुना भी नहीं। और आखिर में एक लाइन, डिजाइन्ड एंड बिल्ड इन इंडिया। सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल बात होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम यही केस लड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी वो इंडियन कंपनी जिसे स्टारलिंक से 8 गुना ज्यादा कैपेसिटी की टेक्निकल मंजूरी मिली है। वो स्टार्टअप जिसने वो मोटर बना दी जो टेस्ला और जनरल मोटर्स भी नहीं बना पाए। और वो फाउंडर्स जो चुपचाप अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा रहे हैं। इस सेक्टर का नाम है डीप टेक। और वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि वो लाइन आज भी सही है या उसका समय खत्म हो चुका है। पहले 60 सेकंड्स में समझिए कि डीप टेक होता क्या है, क्योंकि आजकल हर चैटबॉट बनाने वाला अपने आप को एआई कंपनी कहता है। अगर आप चैट जीपीटी यूज करके ऐप बना रहे हैं, वो डीप टेक नहीं है। अगर आप खुद का फाउंडेशन मॉडल बना रहे हैं, वो डीप टेक है। अगर आप चिप्स इंपोर्ट करके डिवाइस बना रहे हैं, डीप टेक नहीं। अगर आप चिप डिजाइन कर रहे हैं, डीप टेक है। देखिए, फॉर्मूला सिंपल है। टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, टेक्नोलॉजी का निर्माण। NVIDIA, SpaceX, TSMC, ASML दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से किसी ने फूड डिलीवरी ऐप से शुरुआत नहीं की थी। सबने मूल टेक्नोलॉजी बनाई और अब पहली बार भारत में भी यही हो रहा है। शुरुआत करते हैं आसमान से। श्रेया, बताइए। स्टारलिंक के पास आज ऑर्बिट में 10,000 से ज्यादा वर्किंग सैटेलाइट्स हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इंटरनेट, और इंडिया में उसे मंजूरी मिली है 600 Gbps कैपेसिटी की। अब देखिए एक इंडियन प्रपोजल सुनिए। रिलायंस जियो 1600 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन, कैपेसिटी 5 टेराबाइट्स पर सेकेंड, यानी स्टारलिंक की इंडिया कैपेसिटी से 8 गुना ज्यादा। और इंडिया के स्पेस रेगुलेटर आईएन स्पेस ने इसरो और डीओटी के साथ मिलकर इस प्रपोजल को इवैल्यूएट किया और इसे टेक्निकली साउंड घोषित किया है, स्टारलिंक जैसे ग्लोबल सिस्टम्स के बराबर। लेकिन ठहरिए, यह वीडियो रिलायंस के बारे में नहीं है। रिलायंस तो सिर्फ सबसे बड़ा नाम है। असली कहानी उन स्टार्टअप्स की है जो एक बंद दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, कुछ साल पहले तक स्पेस का मतलब था सिर्फ इसरो। कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती थी। फिर सरकार ने आईएन स्पेस बनाया और दरवाजा खोल दिया, और उस दरवाजे से जो निकला वो देखिए। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, विक्रम सीरीज के प्राइवेट रॉकेट्स, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च इन्हीं के नाम है। लेकिन अब इसी स्पेस रेवोल्यूशन में एक और नाम सुनिए, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। बेंगलुरु की यह स्टार्टअप एवरेस्ट नाम के करीब 800 KN क्लास फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन यानी FFSC मीथेन रॉकेट इंजन पर काम कर रही है। देखिए, FFSC रॉकेट प्रोपल्शन की सबसे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स में से एक मानी जाती है, और इसका लक्ष्य हाई एफिशिएंसी के साथ फ्यूचर रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स को पावर करना है। मतलब कंपनी का प्लान सिर्फ इंजन बनाने तक सीमित नहीं है, इसे एक रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट रॉकेट के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ऐसे 7 इंजन इस्तेमाल करने की योजना बताई गई है, और ऑर्बिटल लॉन्च का टारगेट 2029 रखा गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यह अभी प्रूवन फ्लाइट इंजन नहीं है। एस्ट्रोबेस ने टेस्टिंग और डेवलपमेंट में प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन फुल स्केल इंटीग्रेटेड इंजन की कंप्लीट क्वालिफिकेशन अभी बाकी है। यानी अचीवमेंट ये नहीं कि इंडिया ने अभी रैप्टर बना लिया, अचीवमेंट ये है कि बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी अब उस टेक्नोलॉजी के सबसे कठिन हिस्सों में से एक को सीरियसली अटेम्प्ट कर रही है, जिसे दुनिया में बहुत कम कंपनीज ने सक्सेसफुली डेवलप किया है। और यही डीप टेक की कहानी है। टेक्नोलॉजी की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब वापस आते हैं बाकी इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स पर।
अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई। दुनिया का ध्यान खींचा 3D प्रिंटेड सिंगल पीस रॉकेट इंजन से। एक पूरा रॉकेट इंजन एक ही पीस में प्रिंट होता है। पूरी दुनिया में गिनी चुनी कंपनीज यह कर पाती हैं। पिक्सल बेंगलुरु सामान्य सैटेलाइट तस्वीर लेता है। पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स मिट्टी की सेहत, फसल की बीमारी, खनिज, समुद्री प्रदूषण सब पढ़ लेते हैं। नासा जैसी एजेंसीज तक इनके डेटा में दिलचस्पी दिखा चुकी है। गैलेक्स आई, ध्रुव स्पेस, बेलेट्रिक्स, दिगांतरा हर एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। प्रोपल्शन, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स, स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग, यानी स्पेस अब इसरो का मोनोपोली नहीं, एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन रॉकेट तो फिर भी दिखता है, उड़ता है, न्यूज़ बनता है। असली गेम देखिए उस चीज़ में है जो दिखती ही नहीं, जो आपकी जेब में है, आपकी गाड़ी में है, हर मिसाइल और हर ड्रोन में है। और उस गेम में इंडिया की एंट्री की कहानी आपको यश रावत सुनाएंगे। एक लाइन याद रखिए, अगर चिप नहीं तो कुछ नहीं। मोबाइल, लैपटॉप, ईवी, मिसाइल, सैटेलाइट, ड्रोन सब कुछ सेमीकंडक्टर्स पर चलता है। इसलिए अमेरिका और चाइना की सबसे बड़ी लड़ाई ना ट्रेड है ना बॉर्डर पर, चिप्स पर है। और इस लड़ाई में इंडिया कहाँ खड़ा है? ईमानदार जवाब शुरुआती स्टेज में, लेकिन पहली बार स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है। माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज IIT मद्रास से निकला स्टार्टअप इंडिजीनियस RISC-V बेस्ड प्रोसेसर्स डिज़ाइन कर रहा है। अब आप सोचेंगे एक चिप डिज़ाइन कर ली तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है, चिप डिज़ाइन दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में गिनी जाती है। ये कोडिंग नहीं है, इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेरिफिकेशन है, पावर एफिशिएंसी है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। दुनिया के मुट्ठी भर देश ये कर पाते हैं और उस क्लब में इंडिया ने अपना पहला कदम रख दिया है। और अब उस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जिसकी रेस में पूरी दुनिया पागल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी अमेरिका का, जेमिनाई अमेरिका का, डीप सीक चाइना का। सवाल यह है, इंडिया का क्या? जवाब है सर्वम AI। सर्वम चैट जीपीटी यूज़ करके चैट बॉट नहीं बना रहा, सर्वम भारतीय भाषाओं के लिए फाउंडेशन मॉडल्स बना रहा है, शुरू से ट्रेन किए हुए। इंडिया AI मिशन के तहत सरकार ने इन्हें इंडिया का सोवरेन AI मॉडल बनाने की जिम्मेदारी दी है। फ़र्क समझिए, अगर कल अमेरिका अपने AI मॉडल्स का एक्सेस बंद कर दे तो जो देश सिर्फ चैट जीपीटी के रैपर बना रहे थे वो रातों रात ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास अपना मॉडल है वो खड़ा रहेगा। इसे कहते हैं सोवरेनिटी। और डीप टेक असल में टेक्नोलॉजी ही नहीं, सोवरेनिटी की लड़ाई है। लेकिन अब सवाल है, सोवरेनिटी सिर्फ AI और चिप्स तक सीमित है? नहीं, क्योंकि इस लड़ाई का एक और खतरनाक मोर्चा है जिस पर चाइना ने पूरी दुनिया का गला पकड़ रखा है। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना ना EV बनती है, ना विंड टर्बाइन, ना कई डिफेंस सिस्टम्स। और एक छोटी सी बेंगलुरु कंपनी ने उस डिपेंडेंसी को चैलेंज करने की कोशिश की है। पहले प्रॉब्लम समझिए। दुनिया के लगभग हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक मोटर होती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और उस मोटर के अंदर होते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स, नियोडाइमियम जैसे मटेरियल से बने। अब ये नंबर देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया की 91% रेयर अर्थ रिफाइनिंग और 94% परमानेंट मैग्नेट्स चाइना के पास। यानी दुनिया की हर EV कंपनी, हर विंड टर्बाइन मेकर, कई डिफेंस सिस्टम्स एक देश के रहमो करम पर। और चाइना इस हथियार को यूज़ भी करता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगते हैं और दुनिया भर की फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन रुक सकता है। अब कहानी सुनिए। बेंगलुरु में एक इंजीनियर थे, मनीष सेठ, फोक्सवैगन, फोर्ड, जनरल मोटर जैसी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर काम कर चुके थे। उन्होंने देखा कि एक मैन्युफैक्चरर मोटर डिज़ाइन कर सकता है, टीम बना सकता है, प्रोटोटाइप तैयार कर सकता है, और फिर भी सिर्फ इसीलिए रुक जाता है क्योंकि इंपोर्टेड मैग्नेट्स नहीं आए। तो उन्होंने एक पागलपन भरा सवाल पूछा, मैग्नेट चाहिए ही क्यों? सितंबर 2025 में उन्होंने कंपनी शुरू की वीमाग लैब्स और डेवलप की वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। एक ऐसी मोटर जिसमें फिजिकल मैग्नेट है ही नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर रियल टाइम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मटेरियल सिर्फ कॉपर और स्टील, जो इंडिया में ही मिल सकता है। नतीजा 5 ग्रांटेड इंडियन पेटेंट्स, एक्सेल जैसे बड़े इन्वेस्टर से $5 मिलियन की फंडिंग और CEO के शब्दों में 87,600 घंटों की इंजीनियरिंग का नतीजा। आज उनके पायलट चल रहे हैं 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ।
अब ऑनेस्टी भी ज़रूरी है क्योंकि हम हाइप नहीं बेचते। ये अभी पायलट स्टेज कंपनी है। लैब की मोटर और मास प्रोडक्शन की मोटर में बड़ा फासला होता है। कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी सब टेस्ट होना बाकी है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि विमाग कल टेस्ला बन जाएगी। पॉइंट ये है कि जिस प्रॉब्लम पर टेस्ला और जीएम जैसे जाइंट्स ने भी अलग अलग मोटर आर्किटेक्चर्स और अप्रोचेस अपनाई हैं, उस ब्रॉडर मैग्नेट डिपेंडेंस प्रॉब्लम पर बेंगलुरु की एक नई कंपनी ने सीरियस पेटेंटेड प्रोग्रेस की है और ये टेक स्केल हुई तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं होगी, चाइना डोमिनेटेड रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन पर सीधा स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगी। यही डीप टेक की ताकत है। ये ऐप नहीं बनाता, ये देशों की डिपेंडेंस बदल सकता है। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ये सब सुनने में अच्छा है, आम भारतीय को इससे क्या मिलेगा? नौकरी, पैसा? और इंडिया के सबसे स्मार्ट फाउंडर्स इस पर करोड़ों क्यों लगा रहे हैं? इसका आंसर है स्मार्ट मनी। और यहाँ एक पैटर्न छिपा हुआ है। अगर मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें बताकर वीडियो खत्म कर दूं तो मैं भी प्रोपेगेंडा ही कर रही हूं। तो अब एविडेंस का दूसरा पक्ष। इंडिया का R&D खर्च जीडीपी का लगभग 0.65%, साउथ कोरिया और इजराइल लगभग 5%। डीप टेक को चाहिए पेशेंट कैपिटल, 7 से 10 साल का धैर्य, और हमारा वेंचर कैपिटल चाहता है 3 साल में एग्जिट। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच की खाई अभी गहरी है। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, हमें हजारों नहीं लाखों साइंटिस्ट, चिप डिजाइनर्स और रिसर्चर्स चाहिए। हाँ, सरकार ने 1 लाख करोड़ की RDI स्कीम अनाउंस की है। इंडिया AI मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, क्वांटम मिशन है, नींव पड़ चुकी है, लेकिन इमारत अभी बननी बाकी है। तो अब आखिरी सवाल, वो लाइन जो हमने शुरू में पढ़ी थी, अब पूरे केस को एक साथ रखिए। जिस देश की कंपनी को स्टारलिंक से 8 गुना कैपेसिटी की टेक्निकल मंजूरी मिली हो, जिस देश का स्टार्टअप 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाता हो, जिस देश की प्राइवेट स्टार्टअप 800 KN क्लास FFSC रॉकेट इंजन जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रही हो, जिस देश की एक नई कंपनी ने चाइना डोनेटेड रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन को चैलेंज करने वाली टेक्नोलॉजी पर प्रोग्रेस की हो, जिस देश के सबसे स्मार्ट फाउंडर्स ऐप से आगे बढ़कर चिप्स, AI, रोबोटिक्स, एनर्जी, एरोस्पेस और डीप टेक में पैसा लगा रहे हों, क्या उस देश के लिए ये लाइन आज भी सही है? मेरा जवाब, ये लाइन गलत साबित हो रही है, धीरे धीरे, लेकिन पहली बार सचमुच। द एविडेंस शोज इंडिया ने एप्स बनाना बंद नहीं किया, इंडिया ने टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दिया है। और शायद 2047 में जब कोई पूछेगा कि ये बदलाव कब शुरू हुआ था, तो जवाब होगा आज, इन्हीं गुमनाम कंपनी से, इन्हीं पागल इंजीनियर से, डिजाइन्ड एंड बिल्ड इन इंडिया। सरप्राइजिंग नहीं, एक्सपेक्टेड बनना चाहिए। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइएगा, इनमें से कौन सी कंपनी पर आप फुल डीप डाइव चाहते हैं? सर्वम, अग्निकुल, विमंग, पिक्सल, एस्ट्रोबेस? सबसे ज्यादा वोट्स वाली कंपनी पर अगली वीडियो बनेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को आज भी लगता है कि इंडिया सिर्फ एप्स बनाता है, तो ये वीडियो उसे भेज दीजिएगा। एविडेंस के साथ बहस कीजिए। जय हिंद।